लिखिए। शासन ने प्रदेश भर में अभियान चलाकर 11,77,933 चुनौतियां चिन्हित की हैं। ये चुनौती प्रदेश में 5 वर्ष तक के अति कुपोषित बच्चों के रूप में है। अब इन चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। हर महीने इनकी जांच होगी। पुष्टाहार बढ़ाकर 2 गुना किया जाएगा और उनके माता पिता की काउंसलिंग करके उपाय बताए जाएंगे जिन्हें अपनाकर वे अपने बच्चे को स्वस्थ रख सकते हैं। वास्तव में यदि शासन इन चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक कर पाया तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। कुपोषण सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के लिए बड़ी चुनौती है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार भारत में 5 वर्ष तक आयु के बच्चों में कुपोषण की समस्या सबसे गंभीर है। अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि हर साल ऐसे 10 लाख बच्चों की मौत हो जाती है। उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से भी ज़्यादा है। प्रदेश में 5 वर्ष तक के बच्चों की संख्या करीब 2.25 करोड़ है। कुपोषण के लिए तय स्वास्थ्य विभाग के मानकों के अनुसार इनमें से करीब 22.5 लाख बच्चे अति कुपोषित श्रेणी में हैं। पिछले 2 दिनों तक वजन दिवस के रूप में अभियान 11,77,933 बच्चों की पहचान की गई है, लेकिन शेष बच्चों की पहचान अब भी बाकी है। यह संख्या भी सिर्फ अति कुपोषित बच्चों की है। सामान्य रूप से कुपोषित बच्चों की संख्या अलग है। ऐसा नहीं है कि कुपोषण के खिलाफ यह कोई इकलौता प्रयास है। आज़ादी के बाद से ही कुपोषण से लड़ने के लिए योजनाएं चलती रही हैं और आज भी चल रही हैं। स्वयंसेवी संस्थाएं भी अपने स्तर पर और सरकारी मदद से कुपोषण के खिलाफ अभियान चलाती रहती हैं। इसके बावजूद कुपोषण के आंकड़ों में अपेक्षित कमी नहीं आ सकी है। कारणों की तह में जाएं तो स्पष्ट हो जाएगा कि कुपोषण की समस्या बहुस्तरीय है। ऐसा नहीं है कि केवल पुष्टाहार बढ़ाकर और काउंसलिंग से इस समस्या से निपटा जा सकता है। कुपोषण की ज़्यादातर समस्या ग्रामीण और आर्थिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग में ज़्यादा देखी जा रही है। ठीक है कि ऐसे अभियानों से समस्या को न्यून किया जा सकता है। इसके लिए शासन के अधिकारी
बधाई के पात्र हैं, लेकिन कुपोषण के खिलाफ लड़ाई तब तक अधूरी है जब तक आर्थिक और शैक्षिक मोर्चे पर कारगर कदम नहीं उठाए जाएंगे। इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ आगे आना होगा। उम्मीद पहले से ही की जा रही थी कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद स्थानीय निकायों की वित्तीय सेहत में कुछ सुधार होगा। अब पहली किस्त के बतौर 491.80 करोड़ रुपए मिलने से वास्तविकता स्पष्ट हो चुकी है। यह पिछले वर्ष 13वें वित्त आयोग की अंतिम किस्त के रूप में मिली धनराशि से दोगुनी है। इसका सीधा असर यह होगा कि निकाय नगरीय क्षेत्र में निरंतर बढ़ रही आबादी को पहले से बेहतर जनसुविधाएं मुहैया करा सकेंगे। निकायों द्वारा पहले से दी जा रही सुविधाओं की स्थिति में सुधार के साथ ही अब यह धन स्वच्छता, सड़क, फुटपाथ और मार्ग प्रकाश पर ही खर्च किया जा सकेगा। स्थानीय निकायों को स्वशासन की पहली इकाई माना जाता है, लेकिन इनके हाथ आमतौर पर खाली ही रहते हैं। प्रदेश के ज़्यादातर नगरीय निकाय वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं। राज्य सरकार जो भी धन देती है वह वेतन आदि में ही खर्च हो जाता है। नागरिक सुविधाओं पर खर्च के लिए धन बचता ही नहीं। प्रदेश सरकार द्वारा रिवॉल्विंग फंड व आदर्श नगर योजना के तहत जो भी धनराशि दी जा रही है उसका बड़ा हिस्सा कुछ खास शहरों तक ही सीमित रहता है, जबकि हाल के वर्षों में शहरों में आबादी का दबाव बढ़ा है। इससे शहरों में बुनियादी जन सुविधाओं का ढांचा चरमरा रहा है। साफ पानी, सीवरेज व कूड़ा निस्तारण की ठोस व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है। बस्तियों के मुख्य मार्ग तक चलने लायक नहीं हैं। जलभराव, बिना लाइट के पोल और खस्ताहाल सड़कें कहीं भी देखने को मिल जाएंगी। 13वें वित्त आयोग के तहत धन के बंटवारे का जो फार्मूला था उसके तहत निकायों को सीधे धन उपलब्ध कराने की उतनी कारगर व्यवस्था नहीं थी जितनी 14वें वित्त आयोग में की गई है। जब 14वें वित्त आयोग पर चर्चा चल रही थी तभी इस पर आम राय बनने लगी थी कि नागरिक सुविधाओं की बेहतर स्थिति तभी संभव है जब निकायों को आर्थिक स्तर पर सुदृढ़ बनाया जाए। 14वें वित्त आयोग ने इस दिशा में कदम उठाया है। 5 वर्षों तक इसी तरह नगरीय निकायों को अधिक धन मिलेगा और उम्मीद करनी चाहिए कि इससे
स्थिति भी सुधरेगी। हालांकि ध्यान रखने वाली बात यह है कि सिर्फ धन से ही सूरत नहीं बदलेगी। अब निकाय प्रतिनिधियों पर जिम्मेदारी है कि वह इस धन के सदुपयोग के प्रति सतर्क रहें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो नतीजा ढाक के 3 पात ही निकलेगा। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने और विरोध जताने का अधिकार है, किंतु मंगलवार को राजधानी लखनऊ में विधान भवन के सामने जिस तरह बीपीएड डिग्रीधारियों के प्रदर्शन के दौरान उपद्रव हुआ वह नहीं ठीक। बीपीएड डिग्रीधारियों का प्रदर्शन पूर्व घोषित था, लेकिन प्रशासन ने इसे लेकर पर्याप्त सजगता नहीं बरती और ना ही उसकी सूचना तंत्र काम आया। नतीजा सामने है। बलवे में कई पुलिस अधिकारी घायल हुए, अनेक वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। लाठीचार्ज में आंदोलनकारी भी चोटिल हुए, राहगीर परेशान होते रहे, स्कूली बच्चे भीषण गर्मी और धूप में परेशान रहे। गंभीर रोगियों को लेकर एम्बुलेंस भी जाम में फंसी रही। इसके अलावा और भी ना जाने कितनी समस्याएं पेश आईं। क्या आंदोलन के नाम पर यह सब कुछ जायज है? भला उन लोगों ने किसी का क्या बिगाड़ा था जिन्हें समय पर इलाज नहीं मिल पाया? वे लोग किससे शिकायत करें कि जिनकी ट्रेनें छूट गईं? दरअसल आजकल आंदोलन के नाम पर अराजकता जैसे एक चलन बन गया है। बुधवार को विभिन्न ट्रेड यूनियनों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल रखी। इस मौके पर भी कई स्थानों पर तोड़फोड़ और बवाल हुए। राष्ट्रीय संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया। यह अनुचित है। आंदोलनों के नाम पर अमर्यादित आचरण के लिए सिर्फ लोगों को ही दोषी नहीं ठहराया जा सकता। आखिर सड़कों पर यह सब कुछ हो रहा है तो प्रशासन क्या कर रहा है? सरकार को ऐसे उपद्रवियों से सख्ती से पेश आना चाहिए। कड़ी कार्रवाई कर यह संदेश भी दिया जाना चाहिए कि सीमा लांघना भारी पड़ सकता है, फिर वह चाहे कोई भी क्यों ना हो। हालांकि तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। हमें समझना होगा कि आखिर यह नौबत ही क्यों आती है कि लोगों को अपनी बात कहने के लिए प्रदर्शन का सहारा लेना पड़े। सरकार क्यों नहीं लोगों की मांगों और समस्याओं पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक कदम उठाती? आखिर सरकार है किसके लिए? कहना गलत ना होगा कि वह दौर और था जब आंदोलनों से सरकारें निर्णय लेने को बाध्य हो जाया करती थी। आज लोगों की सुनवाई नहीं होती। लोग अदालतों के चक्कर
काटते रहते हैं और यही उपेक्षा लोगों में आक्रोश के रूप में सड़कों पर दिखाई देती है। यह मौका है आत्मचिंतन का। सरकार, प्रशासन और आंदोलनकारी अपनी गलतियां खोजें और उनमें सुधार करें। प्रदेश में बिजली की किल्लत कभी ना भरने वाला घाव बनती जा रही है। सरकार दर सरकार जनता को वायदों की घुट्टी पिलाती जाती रही, पर काम करने का वक्त आया तो किसी सरकार ने वह उत्साह नहीं दिखाया जो वादा चुनाव के दौरान किया था। इसे सूबे का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि जिस दौर में हम बिजली के लिए तरस रहे हैं, हमारे गांवों में जहां कहीं किसी तरह खंभे गड़ गए हैं, वहां बिजली की मांग को लेकर धरना, प्रदर्शन और आंदोलन करने पड़ते हैं। लेकिन सैकड़ों गांव अब भी ऐसे हैं जिन्होंने कभी बिजली का उजियारा नहीं देखा। ऐसे में भावी पीढ़ी के व्यक्तित्व विकास का भला क्या होगा? उन्हें कंप्यूटर की शिक्षा भला कैसे मिल सकेगी? कुछ स्थानों को छोड़ दें तो कस्बों और बड़े शहरों में भी बिजली रस्म अदायगी के लिए ही आती है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, इस संकट से निपटने के लिए सूबे की सरकार ने भी प्रयास तेज कर दिए हैं। यह बात और है कि इन प्रयासों से जनता को कोई लाभ मिलने वाला नहीं, क्योंकि यह राजनीतिक प्रयास है। गेंद दूसरे के पाले में फेंकने की राजनीति। राज्य सरकार ने 2 साल में गांवों को 24 घंटे बिजली का वादा किया था, किंतु सरकार गठन के 3 साल बाद भी गांवों को बमुश्किल 10-12 घंटे बिजली ही मिल पा रही है। यह सरकारी आंकड़े हैं। अब चुनावी वर्ष नज़दीक आते देख सरकार की चिंता बढ़ी है और अगले वर्ष हर हाल में गांवों में 16 घंटे बिजली देना चाहती है। लेकिन इसके लिए जितने धन की ज़रूरत है वह राज्य सरकार खर्च नहीं करना चाहती। इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से 18,000 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन केंद्र का जवाब राज्य की जनता और सरकार दोनों की उम्मीदों पर पानी फेरने वाला है। केंद्र ने इस निमित्त महज 6,600 करोड़ रुपए दिए हैं। स्वाभाविक है कि 1/3 धन से सरकार के मंसूबे पूरे होने वाले नहीं। अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होगा और जनता खुद को ठगा सा महसूस करेगी। यह स्थिति दुखद है। सरकारें यदि जनता को वास्तव में लाभ पहुंचाना चाहती हैं तो उन्हें अपनी शाहखर्ची पर अंकुश लगाने के साथ अपने निजी एजेंडे पर हो रही धन की बर्बादी को रोकनी होगी। तभी जनता को
राहत मिल सकेगी। बातें बहुत छोटी छोटी हैं पर मायने और प्रभाव बड़े हैं। चलती मोटरसाइकिल से मुंह घुसाकर पान मसाले की पीक सड़क पर उगल दी। घर की सफाई करके बालकनी से पॉलीथीन में पैक कूड़ा दरवाजे से दूर उछाल दिया। सार्वजनिक सुविधाएं हासिल करने के लिए लगी कतार तोड़ दूसरों को धकियाते हुए आगे पहुंच गए। इससे कोई एक बात नहीं जिसे जायज ठहराया जा सके, अथवा दूसरा तो उसे कोसे न पर करते अधिसंख्य हैं। इसी तरह की और भी हरकतें हैं जो दूसरा करे तो बहुत बुरा लगता है। खुद नज़र बचाकर कर लिया तो जग जीत लिया। यह क्या है? उत्तर प्रदेश के 13 शहर सरकारी तौर पर स्मार्ट बनने की बाट जोह रहे हैं। कागजों पर प्रक्रिया शुरू हुई है तो दस्तावेजों में यह स्मार्ट बन भी जाएंगे, इसमें संदेह नहीं। संदेह है तो इस बात पर क्या इन स्मार्ट शहरों के नागरिक भी स्मार्ट होंगे? स्मार्ट होंगे तो कैसे दिखेंगे? स्मार्ट शहरों के नागरिकों का आचरण कैसा होगा? वह सह अस्तित्व की भावना के साथ कैसे रहेंगे? इस मामले में जब अपनों से विदेश के गुणगान सुनते हैं तो अकल्पनीय और खुद की स्थिति निराशाजनक लगती है। यह निराशा आशा में बदल सकती है बशर्ते हम स्वतंत्रता और निजता के रिश्ते को समझ लें। कहा जाता है आपकी स्वतंत्रता घर के बाहर आपकी नाक तक सीमित है। नाक शरीर का ऐसा हिस्सा है जो सीधे खड़े होने की स्थिति में सबसे आगे रहता है। सामाजिक स्तर का भी प्रतीक है और सामाजिक स्तर हमारे आपके आचरण से सुनिश्चित होता है। सुविधाएं शहर को तो स्मार्ट बना सकती हैं, लेकिन उस शहर की आत्मा यानी नागरिकों को उनका आचरण ही स्मार्ट बना सकता है। दुर्भाग्य यह है कि कुछ दशकों में नगरीकरण तो तेजी से बढ़ा, लेकिन नागरिक आचरण का स्तर ठहरा हुआ है। नगरों को हमने सुविधाओं या टापू या परदेश की धर्मशाला तो बना लिया, लेकिन इसके घटक के रूप में खुद को स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए सवाल उठा है कि नगरों को भी कैसे हम परिवार और समाज की तरह अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। यह तभी संभव है जब हम सिविक सेंस का मर्म समझें। नियम और व्यवस्था मौजूद है, बस उसकी अहमियत को आत्मसात कर आचरण का हिस्सा बना लें। सही मायनों में तभी स्मार्ट शहर के नागरिक भी स्मार्ट बन सकेंगे, सिर्फ दस्तावेजों में नहीं, दंत कथाओं में भी।